अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने लिक्विडिटी के सेशन शुरू किए थे क्लासेस। आज हमारा पार्ट 2 है लिक्विडिटी का क्लास का। अच्छा, हम आगे कंटिन्यू करने से पहले पहले थोड़ा-सा ना रिकैप लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या-क्या पढ़ा था, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि पहले हमने पढ़ा था लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी बेसिकली होती है क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स के जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हुए हैं, जहाँ पे लगे हुए हैं, मार्केट यूजुअली वहाँ पे मूव करती है, ठीक है? वो ऑर्डर्स बाय के भी हो सकते हैं, सेल के भी हो सकते हैं या इवन कोई भी जो एक हम ऑर्डर लेते हैं वो मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी का काम करता होता है। बेशक हम ब्रेक इवन का भी ऑर्डर लगाते हैं ना तो वो भी मार्केट के लिए लिक्विडिटी का काम करता है। तो ये छोटा-सा उसका रिकैप हो गया लिक्विडिटी का। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी की कितनी टाइप्स होती हैं। तो लिक्विडिटी की कितनी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक को कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? जहाँ पे स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल जहाँ इसके इंटरनल लिक्विडिटी से क्या मुराद है? अपने ऑर्डर से क्या मुराद है? कोई भी जो मार्केट में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा, वो बेशक ऑर्डर ब्लॉक हो, एफईजी हो, जहाँ पे स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स लगाती है। अमूमन आपने देखा होगा कि मार्केट जब भी किसी एफईजी से टकराती है, तो वहाँ से एक सडन रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन आने की वजह यही होती है कि वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उन एफईजीज़ के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है? इंटरनल लिक्विडिटी में मेन कौन-सी होती हैं? ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफईजी हो गया या ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होता है? जो मार्केट किसी एरिया को ब्रेक करती है, कोई भी स्ट्रक्चर का एरिया, सिंपली हम उसको ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ब्रेकर ब्लॉक ही आगे किसमें भी हैं, वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है? जहाँ जब भी मार्केट किसी साइड की स्टॉप लॉस हिट करती है या लिक्विडिटी स्वीप करती है। लिक्विडिटी स्वीप होने से क्या मुराद है? जब भी मार्केट किसी हाई या लो के ऊपर मूव करती है, तो हम ये कहते हैं कि उस हाई या लो के ऊपर जो स्टॉप लॉसेस थे, वो मार्केट ने ले लिए। उस ऑर्डर जो स्टॉप लॉसेस देने को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं और उस जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उस हाई के ऊपर उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यानी जैसे कि यहाँ पे एक हाई लगा हुआ है, जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हाई के ऊपर होंगे। जैसे मार्केट ने ये इसके ऊपर विक मारी है तो यानी सारी मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है। उसके बाद इस लो के नीचे ये वाला जो लो है इसके नीचे भी लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, इस लो के नीचे भी होंगे। तो हर जो हाई या लो होता है, हर हाई लो के नीचे स्टॉप लॉसेस होते हैं। उस स्टॉप लॉसेस को क्या कहते हैं? हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। उस लिक्विडिटी का नाम देते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फिर हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टाइप्स डिस्कस की थी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं? उसमें से हमने पहली टाइप डिस्कस की थी बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी कौन-सी होती है? जब भी मार्केट कोई हाई क्रिएट करता है, तो उन हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, उनको हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। कहते क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बाय स्टॉप्स होते हैं, बाय ऑर्डर्स आप होते हैं और जो जिन लोगों ने सेल किए होते हैं, उनके भी स्टॉप लॉसेस होते हैं और मेनली वहाँ पे क्या होते हैं? ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय स्टॉप्स होते हैं, इसलिए हम उसको बाय सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी किसकी कहते हैं? जो कि स्विंग लो के ऊपर होती है। स्विंग हाई के ऊपर वाली लिक्विडिटी को बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, स्विंग लो के नीचे वाली लिक्विडिटी को क्या कहते हैं? सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है? जहाँ पे सेल स्टॉप्स होते हैं। सेल सेल स्टॉप्स से क्या मुराद है कि स्विंग जब भी मार्केट किसी लो का ब्रेकआउट करती है या उसके नीचे आती है, तो जो जो जिन लोगों का ये एनालिसिस होता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, तो वो वहाँ पे पेंडिंग्स ऑर्डर लगा देते हैं इन जगह के ऊपर, ताकि वो उनके ऑर्डर हिट हो और मार्केट अगर नीचे जाए तो उनको प्रॉफिट आएगा, ऑब्वियसली उनकी डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी तरह बाय स्टॉप किसको कहते हैं? कि जब भी मार्केट किसी हाई के ऊपर जाए तो उनके जो पेंडिंग ऑर्डर होगा मार्केट वो लेके उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। इसको हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था क्लास 1 में, अभी सिर्फ हम इसको थोड़ा-सा रिकैप कर रहे हैं। उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी के बाद हमने पढ़ा था बड़े बड़े टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स की लिक्विडिटी होती है, यानी कि जिसको हमने नाम दिया था डेली की कैंडल। डेली कैंडल, वीकली कैंडल और मंथली कैंडल, ये जो 3 टाइम फ्रेम है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम है। इनमें जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होती हैं डेली की कैंडल के अंदर डेली की ट्रांज़ैक्शन, वीकली की कैंडल के अंदर वीकली, पूरे वीक के अंदर ट्रांज़ैक्शन जो हुई है, उन ट्रांज़ैक्शन की वजह से डेली कैंडल में एक हाई या लो क्रिएट होता है, ठीक है? फिर वीकली कैंडल का एक हाई या लो होता है और मंथली कैंडल का भी एक हाई जो लो होता है, उनके ऊपर काफ़ी सारी लिक्विडिटी होती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी मार्केट किसी डेली कैंडल का हाई या लो स्वीप करती है, वहाँ पे हम कन्फर्मेशन लेके रिवर्सल की ट्रेड फाइंड करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेशन की लिक्विडिटी कि एक सेशन के दौरान दिन के अंदर कितने सेशन होते हैं? मेजर जो सेशन होते हैं 3 सेशन होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन। हर सेशन के अंदर मार्केट लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? सारी दुनिया ट्रेडिंग करती है, गवर्नमेंट्स भी करती हैं, स्मार्ट मनी भी करती है, इंस्टीट्यूशन भी करती हैं, नॉर्मल रिटेलर भी करते हैं। तो हर सेशन का एक हाई या लो लगता है। उस सेशन का जो हाई और लो की लिक्विडिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेशन लिक्विडिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था रेंजिंग लिक्विडिटी। अक्सर मार्केट क्या करती है? एक रेंज क्रिएट करती है
प्रॉपर एक रेंज क्रिएट करके फिर उसकी जो दोनों साइड पे लिक्विडिटी होती है, हाई रेंज के हाई और रेंज के लो के ऊपर, उसको हम क्या, किस चीज़ का नाम देते हैं? रेंजिंग लिक्विडिटी। जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की थी काफ़ी सारी, तो इस रेंज के हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है, लो के ऊपर भी लिक्विडिटी है। तो अक्सर मार्केट ऐसे रेंज क्रिएट करती है, फिर उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे यहाँ पे रेंज का लो स्वीप किया, फिर मार्केट ने ऊपर मूव किया, फिर उस जाके रेंज का हाई स्वीप किया, फिर मार्केट ने उस तरह से रिवर्स होके दूसरी साइड की लिक्विडिटी लेने चली गई। तो रेंज की लिक्विडिटी के बाद हमने पढ़ी थी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, जो वैलिड ट्रेंड लाइन होती है, जब भी मार्केट उसका टेस्ट करती है, तो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या करते हैं, वो बाय सेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बाय की ट्रेंड आ रही थी, इसकी तीसरे टच के ऊपर उन्होंने बाय किया होगा, स्टॉप लॉस क्या लगाए होंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे गए होंगे। अक्सर जो ट्रेंड लाइन होती है उसके नीचे भी लिक्विडिटी होती है, लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, क्योंकि काफी मिकदार में लोगों ने वहां से बाय किया होता है, रिटेलर्स ने नॉर्मली तौर पे। तो ये हमारा हो गया रिकैप। उसके बाद जो हमने चीज पढ़नी है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी की लास्ट टाइप, ठीक है, जो कि होती है पैटर्न लिक्विडिटी। पैटर्न लिक्विडिटी कौन सी होती है? जो रिटेलर पैटर्न के ऊपर काम करते हैं। पैटर्न से क्या मुराद है? पैटर्न में से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैटर्न आप कोई भी कैसे यूज कर सकते हैं, फ्लैग कर सकते हैं, कह सकते हैं, उसके बाद मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लिक्विडिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो है इक्वल हाइस और इक्वल लोज, जिन्हें हम डबल टॉप या डबल बॉटम स्टार्ट बॉटम कहते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने रिकैप दिया कि अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, पैटर्न लिक्विडिटी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इक्वल हाइट और इक्वल लोज। तो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं इक्वल हाइस। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट जब जा रही थी भाई, तो ऊपर क्या करती है, एक हाई लगाती है, फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर दोबारा उस हाई को टेस्ट करती है। ठीक है, उस हाई को टेस्ट करके वहां पे उसके ऊपर नहीं जाती, बल्कि वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देके नीचे आ जाती है। इस सूरत में दो हाई क्रिएट हो जाते हैं एक ही जगह के ऊपर। ठीक है, पहले ये, जिनमें लाजमी नहीं है कि ये बिल्कुल इक्वल भी इक्वल हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं रिलेटिव इक्वल हाइज। रिलेटिव इक्वल हाइज का मतलब क्या है कि दो जो हाई लगे हैं, उनमें से एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल इक्वल भी हो सकते हैं, दूसरा जो हाई है वो थोड़ा सा नीचे हो सकता है, और दूसरा हाई थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। ये पहला हाई ये है जिसके ऊपर मैं सर्कल लगा लूं, इस केस में दूसरा हाई ये है, ये भी इक्वल हाइज है, ये भी इक्वल हाइज है। ठीक है, ये और एक इक्वलाइज कौन से हैं जो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं बिल्कुल, ये ये तीन फॉर्म्स हैं इक्वलाइज में। अगर आप देखें तो दूसरा शोल्डर, पहले पहले वाले में इन तीनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि हैं तो तीनों इक्वल हाइज, इनमें फर्क क्या है? फर्क इनमें ये है कि पहले इक्वल हाइज जो है उनमें से मार्केट में जो दूसरा उसका हाई है वो थोड़ा सा नीचे है, डाउनवर्ड स्लोपिंग में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इक्वल हाई है वो अपवर्ड स्लोपिंग में है, और तीसरा इक्वल हाई बिल्कुल बराबर बराबर है। ठीक है, ऑलमोस्ट पिप बाई पिप बराबर है। अब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है कि इनकी शक्ल हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि जो पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग। देखें, हमें ये तो हमने पढ़ लिया है कि हर इक्वल हाई, हर क्या कहते हैं, हर हाई और लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है। इक्वल हाइज क्यों क्रिएट होते हैं? इक्वल हाइज में जब भी मार्केट मूव करना होता है किसी डायरेक्शन में, तो पहले लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। तो ये इक्वल जो हाइज हैं, ये असल में लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है ताकि मार्केट वापस आके वो लिक्विडिटी ले। हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं, अगर हमारे सामने इक्वल हाइज पड़े हैं, तो हम उन इक्वल हाइज की लिक्विडिटी को टारगेट करते होते हैं नीचे से। अगर हमारे सामने कोई सामने हम अगर हमने यहाँ से ट्रेड लिया, सपोज करें इस एरिया से, अगर हमने यहाँ से बाय किया है और हमें सामने इक्वल हाइज नजर आ रहे हैं और हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप बन गया है, तो हम इन इक्वल हाइज की लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। इसका मतलब होता है कि इन दोनों स्विंग की लिक्विडिटी अभी मार्केट ने नहीं ली ना, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है, जिससे रिटेलर समझता है कि यहाँ से इस पॉइंट से दो दफा मार्केट में सेलिंग आई है, तो तीसरी दफा भी सेलिंग आएगी। यहाँ पे कितनी किस्म के ऑर्डर्स होंगे, अभी हम इसको दोबारा बना के समझते हैं। पहले यहाँ पे मार्केट गई है, यहाँ से सेल आई है, उसके बाद दोबारा इसी एरिया के टेस्ट किया और फिर से वहां से सेलिंग आई है। तो रिटेलर क्या समझता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से दो दफा सेल आई है, तो तीसरी दफा भी यहाँ से सेल आएगी। ठीक है, अब इस जगह के हाई के ऊपर कितने स्टॉप लॉसेस होंगे? कैसे स्टॉप लॉसेस होंगे? पहले जो यहाँ से सेल आई है उनमें से भी कुछ लोगों के अभी स्टॉप लॉसेस होंगे जिन्होंने ट्रेड होल्ड की होगी। ठीक है, फिर यहाँ से दोबारा से सेलर एक्टिव हुए हैं, तो उन लोगों के स्टॉप लॉसेस भी क्या होंगे, इन्हीं हाई के ऊपर होंगे। ठीक है, इन दो के, और तीसरी में जब मार्केट दोबारा इस एरिया को अप्रोच करेगी, तो ये जो रिटेलर ये समझेगा कि यहाँ से दो दफा मार्केट ने अच्छी खासी रिजेक्शन ली है, तो वो तीसरी दफा भी यहाँ से क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बड़ा मशहूर पैटर्न है इक्वल हाई वाला, जिसको हम कहते हैं डबल टॉप। इस इक्वल हाई के पैटर्न को क्या कहते हैं, डबल टॉप। ठीक है, तो
यहाँ पे कितनी किस्म के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। पहले जब मार्केट इस एरिया पे आई होगी तो यहाँ से एक सेलिंग आई है ना, तो इस सेल जितनी भी सेल आई है लोगों ने सेल किया होगा तो उसके स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इस एरिया को टेस्ट किया तो यहाँ से फिर लोगों ने सेल किया होगा, रेजिस्टेंस समझ के उनके भी स्टॉप लॉसेस होंगे। तीसरी तरफ जब ये इक्वल हाइज क्रिएट हो गए तो तीसरे जो ट्रेडर्स वो होंगे जो जिन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे इक्वल हाई क्रिएट हो गया है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो तीसरे जो ट्रेडर किस्म के ट्रेडर होंगे उन्होंने भी अपने ट्रेड यहाँ से सेल करके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगाए होंगे। तो इस वजह से जब यहाँ से बार-बार सेल आ रही है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है? तो ये जो लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाती है, फिर मार्केट क्या करती है, इसके ऊपर जाती है और सारे जितने भी होंगे सेलर सबकी लिक्विडिटी ले लेती है, ठीक है? इसको हम क्या किस लिक्विडिटी का नाम देते हैं? इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी। अगर हम इसको उल्टा कर लेंगे तो ये सेम कांसेप्ट क्या होगा? इक्वल लोज़ की लिक्विडिटी। अब इन इक्वल हाइज़ में कुछ होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी और कुछ होते हैं नॉर्मल। अब कुछ को नॉर्मल क्यों कहते हैं और कुछ को हाई प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं, ये हम समझते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इक्वलाइज़ हाई प्रोबेबिलिटी इक्वलाइज़ कौन से होते हैं और नॉर्मल इक्वलाइज़ कौन से होते हैं। ये हैं हाई प्रोबेबिलिटी इक्वलाइज़ जो होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग में। पहले कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी को हम टारगेट करते हैं। टारगेट करने से क्या मुराद है? अगर हमने नीचे से बाय कर किया हुआ है तो हम ये सोचते हैं कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेने जाएगी, ठीक है? तो हमने नीचे से जो बाय किया होगा हम यहाँ पे उसका टारगेट लगाते हैं अपनी ट्रेड का इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी को। या हम क्या करते हैं जब भी मार्केट इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी लेती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट कलेक्ट करती है तो यहाँ से हम रिवर्सल की ट्रेड फाइंड करते हैं। इक्वल हाइज़ को हम 2 तरह से ट्रेड करते हैं। किस तरह ट्रेड करते हैं? पहले इस तरह ट्रेड करते हैं कि अगर हमने नीचे कहीं से बाय किया हुआ है, अगर हमने बाय किया हुआ है नीचे से, लाज़मी बात है बाय हम लो से करेंगे, मार्केट यहाँ पे अप्रोच करके आएगी, ऊपर इक्वल हाइज़ बना के आ रही होगी, नीचे हमारा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हमने बाय किया होगा, तो जो इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी होगी उसको हम टारगेट करेंगे, वहाँ पे अपना टीपी लगाएँगे। टारगेट करने से क्या मुराद है, ये हमारा इक्वल हाइज़ की जो ऊपर लिक्विडिटी है, वो हमारा टेक प्रॉफिट लेवल होगा। यहाँ से हम बाय करेंगे तो जब इस मार्केट इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी होगी तो हमारा टीपी हो जाएगा। एक तरह हम किस तरह यूज़ करते हैं अपने टेक प्रॉफिट लेवल के तौर पे या टारगेट करते हैं उस लिक्विडिटी को। दूसरा हम क्या करते हैं वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड फाइंड करने के लिए कि जब भी मार्केट इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी लेगी, क्योंकि काफ़ी सारी लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने, तो यहाँ पे एक रिवर्सल आता है स्ट्रॉन्ग किस्म का। वहाँ से हम कन्फर्मेशन देके वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लेते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि हम इक्वलाइज़ को 2 तरह से ट्रेड करते हैं। एक टारगेट करने के लिए नीचे से बाय किया है तो उनकी लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए, और दूसरा जब मार्केट इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी लेती है तो वहाँ से हम रिवर्सल की ट्रेड फाइंड करते हैं। इस बिना के ऊपर हम इक्वल हाइज़ को 2 तरह से इनको डिफरेंशिएट करते हैं। किस तरह कैरेक्टराइज़ करते हैं? ये है एक टाइप की इक्वल हाइज़ और दूसरे इक्वल हाइज़ कौन से होते हैं जिसमें दूसरी स्लोप क्या होती है? थोड़ी-सी अपवर्ड होती है। ये अपवर्ड स्लोप में है जिसमें दूसरा हाई पहले हाई से ऊपर है, इसमें दूसरा हाई पहले हाई से नीचे है। अच्छा, इनको इनका मतलब क्या है? इनमें से एक इक्वल हाइज़ हाई प्रोबेबिलिटी है। हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाइज़ से मुराद क्या है? कि अगर हमने नीचे से बाय किया हुआ है तो कौन से इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी हमें का टारगेट हमें मिलना ही मिलना चाहिए। दोनों केसेस में हम यहाँ पे सिनेरियो डिस्कस करते हैं, दोनों केसेस में हमने नीचे से बाय किया है इस जगह से, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आके अप्रोच की है, यहाँ पे भी हमने यहाँ से बाय किया है और इस केस में भी हमने यहाँ से बाय किया है। अब इनमें एक इक्वल हाइज़ है हाई प्रोबेबिलिटी जिनमें हाई चांसेस हैं कि हमें टारगेट मिले। दूसरे केस में भी चांसेस हैं कि हमें इंशाल्लाह टारगेट मिलेगा, लेकिन पहले केस में चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें जो डाउनवर्ड स्लोप वाला इक्वल हाइज़ है, ये है डाउनवर्ड स्लोप वाला इक्वल हाई और ये है अपवर्ड स्लोप इक्वल हाई। तो जो डाउनवर्ड स्लोप वाला इक्वल हाइज़ है, ये है हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाई। हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाई से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पे मार्केट टेस्ट करेगी तो हम सेल करेंगे, बल्कि इससे मुराद ये है कि अगर हमने नीचे से बाय किया है तो इनकी लिक्विडिटी को अगर हम टारगेट करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट इन इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी लेगी और हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट होगा या टीपी हमारा हिट होगा और हमें इन इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी का टारगेट मिला। इसकी वजह क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो पहले वाले केस में मार्केट ने पिछले हाई की लिक्विडिटी नहीं ली है बल्कि उसी को टेस्ट करके वापस आ गई है और दूसरे में मार्केट में पहले इक्वल हाई की लिक्विडिटी लेके वापस आई है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ी लॉजिक अप्लाई करें तो हमें क्या पता चलता है कि इस वाले केस में, ये जो पहला केस है, इसमें इस स्विंग की लिक्विडिटी भी अभी रहती है यानी कि मार्केट ने नहीं ली है और इस स्विंग की लिक्विडिटी भी अभी रहती है जो कि मार्केट ने नहीं ली है। तो इस केस में क्योंकि मार्केट ने किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी ली नहीं ली है और दोनों स्विंग की लिक्विडिटी है, यानी कि अगर यहाँ पे पहले 100 ऑर्डर्स लगे थे, यहाँ पे 100 लोगों ने सेल किया था। हम अज़्यूम करते हैं कि पहले यहाँ पे 100 लोगों ने सेल किया था और उनमें 100 लोगों के स्टॉप लॉसेस थे। फिर यहाँ पे मार्केट ने जब इसका टेस्ट किया इस एरिया को तो यहाँ से फिर से 100 लोग एंटर हो गए और उन 100 लोगों के स्टॉप लॉसेस भी क्या होंगे? इनके ऊपर होंगे। और फिर जब मार्केट ने इस एरिया को अप्रोच किया होगा तो बहुत से लोगों ने डायरेक्ट सेल किया होगा और उनमें से भी अज़्यूम करते हैं वो भी कितने हैं? 100 लोग।
अब यहाँ पे कितने लोगों की लिक्विडिटी पड़ी है? ऑलमोस्ट 300 रिटेलर्स की लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है? और दूसरे केस में क्या है कि यहाँ से जो पहले 100 लोगों ने सेल किया था, ठीक है? उनमें से मार्केट ने जाके उनकी लिक्विडिटी ले ली है। तो वो 100 क्या हो गए? खत्म हो गए ना। पहले इसमें इस स्विंग की लिक्विडिटी तो मार्केट ने ले ली है। इसको मैं थोड़ा-सा और ऊपर बनाता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। दूसरा हाई क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग में, जिसमें थोड़ा-सा दूसरा हाई क्या है? ऊपर है। जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो यहाँ पे 100 लोग एंटर हुए थे, पहले 100 लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे दूसरे केस में मार्केट उन 100 लोगों को निकाल चुकी है। जब निकाल चुकी है तो उनके स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे और यहाँ से हम अज़्यूम करते हैं फिर से 100 लोग एंटर हो गए, ठीक है? और फिर मार्केट जब यहाँ से अप्रोच करेगी, ऊपर जाएगी तो यहाँ से 100 लोग और एंटर हो गए। उन्होंने भी अपने स्टॉप लॉसेस इस हाई के ऊपर रखे हैं। तो अभी यहाँ पे कितने लोगों की लिक्विडिटी पड़ी है? 200 लोगों की। और यहाँ पे कितने लोगों की लिक्विडिटी पड़ी है? ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक्चुअली ऐसे होता है या नहीं होता वो बाद की बात है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कौन से इक्वलाइज़ की लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो पहले वाले केस में किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली है, तो यहाँ पे कितने लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं? 300। और दूसरे केस में कितने लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं? 200। तो क्योंकि पहले वाले केस में किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली थी और वहाँ पे क्योंकि लिक्विडिटी नहीं ली थी तो ला ज़्यादा रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, तो मार्केट कहाँ जाती है? जहाँ पे ज़्यादा, जो हमने पहले लिक्विडिटी की डेफिनिशन में पढ़ा था कि मार्केट किस साइड पे मूव करती है? जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। ठीक है? तो क्योंकि पहले वाले केस में यहाँ पे 300 लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं, ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, इसलिए यहाँ से जो हमने नीचे से बाय किया होगा तो इसकी लिक्विडिटी का हमें टारगेट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ की लिक्विडिटी ज़्यादा मार्केट को अपनी तरफ खींचेगी। जो इक्वल हाइज़ या इक्वल लोज़ होते हैं वो मैग्नेट का काम करते हैं। क्यों मैग्नेट का काम करते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी होती है। इन इक्वल हाइज़ के ऊपर काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी है, तो ये मार्केट को अपनी तरफ खींचते हैं। जब अपनी तरफ खींचते हैं तो मार्केट सारी लिक्विडिटी ले लेती है। तो जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, तो वहाँ पे वो ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ मार्केट को खींचेंगे ना। इसलिए जो पहले टाइप वाले इक्वल हाइज़ हैं, उनको हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाइज़ और दूसरे वाले को कहते हैं हम नॉर्मल इक्वल हाइज़ कहते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि दूसरे वाले जो इक्वलाइज़ की टाइप है, उनमें मार्केट ऑलरेडी एक स्विंग की लिक्विडिटी ले चुकी होती है। पहले वाले इक्वलाइज़ में दोनों की स्विंग की लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड होती है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर करने के लिए मैं एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। इक्वलाइज़ कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के होते हैं। ये और उसके बाद ये। जो तीसरी किस्म की इक्वलाइज़ है ना, वो उनको पहली वाली की समझें कि पहले नंबर वाले और तीसरे वाले सेम है, जिसमें बराबर-बराबर भी होते हैं ना, उसमें भी मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी नहीं लेती, तो वो भी पहले वाला केस भी है। इसमें जो पहला केस है, इनको हम नाम दिया हमने हाई प्रोबेबिलिटी इक्वलाइज़ का, जिनमें दोनों स्विंग की लिक्विडिटी रहती होती है, मार्केट ने नहीं ली होती। अभी तक मार्केट ने किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली है ना, स्विंग हाई की। और दूसरे वाले केस में मार्केट ऑलरेडी एक स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले चुकी होती है, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि पहले वाले में दोनों स्विंग की लिक्विडिटी अभी रहती होती है, अगर हम नीचे से हमने बाय किया होगा तो हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उस बाय का टारगेट हमें इन इक्वलाइज़ की लिक्विडिटी के फॉर्म में मिले। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ये हाई प्रोबेबिलिटी इक्वलाइज़ और ये है नॉर्मल इक्वलाइज़। इसी तरह अगर हम फिर इनको उल्टा कर देंगे तो कौन से होंगे? एक इक्वल हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल लॉज़ होंगे और एक होंगे नॉर्मल इक्वल लॉज़। हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल लॉज़ कौन से होंगे? जब मार्केट किसी एक पॉइंट से 2 दफा रिजेक्शन लेके जाती है, ठीक है? इसमें पहला वाला जो स्विंग है वो नीचे है और दूसरे वाला स्विंग ऊपर है। यानी कि अभी दोनों स्विंग्स की लिक्विडिटी पेंडिंग है। मार्केट ने किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली है। और दूसरे केस में जो इक्वल लॉज़ होंगे, नॉर्मल, जिसमें मार्केट ऑलरेडी एक स्विंग की लिक्विडिटी ले चुकी होती है, ठीक है? अब अगर हमने ऊपर से सेल किया होगा कहीं से, तो इन इक्वल लॉज़ की लिक्विडिटी को हम क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। वहाँ से सेल किया होगा तो इन इक्वल लॉज़ की लिक्विडिटी के जो हम टेक प्रॉफिट लेवल लगाएँगे, वो लगाएँगे यहाँ कहीं पे। तो पहले वाला जो केस है वो हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल लॉज़ है। इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट हमें अपने लिक्विडिटी का टारगेट दे। ठीक है? क्यों? क्योंकि इनमें से दोनों स्विंग लो की लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद जो दूसरा लो है, इसमें क्योंकि सिर्फ़ एक स्विंग की लिक्विडिटी पड़ी है, तो ये उससे थोड़ा-सा कम प्रोबेबल है। इसमें भी अगर अगर मार्केट ट्रेंड के साथ है, सेल के ट्रेंड में आ रही है पीछे से, इसमें भी हाई चांसेस हैं कि हमें मार्केट ऊपर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टकरा के नीचे इक्वल लोज़ की लिक्विडिटी का टारगेट दे। ठीक है? इसी तरह एक होता है, इन अभी हमने पढ़ा है डबल टॉप और डबल बॉटम, जिनको हम इक्वल हाइज़ या इक्वल लोज़ कहते हैं। इसी तरह एक ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम भी होता है। सेम इसी तरह कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें क्या होगा, मार्केट ने 3 हाइज़ क्रिएट किए होंगे ऐसे, कि तीसरी दफ़ा भी मार्केट वहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ गई है, तो इनमें और ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी होगी, तो ये और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से मार्केट को अपनी तरफ खींचेंगे। इसी तरह ट्रिपल बॉटम भी होगा, ठीक है? इसी तरह ट्रिपल बॉटम भी होगा, जिनमें 3 क्या होगा, ट्रिपल बॉटम भी होगा जहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी होगी।
ऊपर से अगर हम किसी एरिया से सेल करेंगे तो इन इक्वल लोज की या ट्रिपल बॉटम की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। और अगर नीचे से हमने बाय किया होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल टॉप की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। अच्छा, 1 सेकंड स्टॉप कीजिएगा मुझसे। तो बेसिकली जब भी मार्केट इक्वल हाइज क्रिएट करती है तो वो लिक्विडिटी एक क्रिएट करती है जो कि मार्केट ने दोबारा बाद में जाके लेनी होती है। इक्वल हाइज की फॉर्म में मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है, ठीक है? फिर नीचे से कहीं से लिक्विडिटी उठाती है, नीचे से लिक्विडिटी लेके फिर उन इक्वल हाइज को टारगेट करती है। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक बस बेसिक फंडामेंटल रूल पढ़ते हैं लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का बेसिक फंडामेंटल रूल क्या होता है कि जब मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी लेती है, तो फिर उसकी कोशिश होती है कि वो दूसरी साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करे। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने अगर एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ली है, यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी ली है, ठीक है? स्पेशली ये चीज़ किसके साथ काम करती है? ट्रेंड के साथ। इसको याद रखना कि ये सबसे बेस्ट काम किस तरह किसके साथ करती है? ट्रेंड के साथ। अगर मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी ली है, यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी ली है, तो अब मार्केट की कोशिश क्या होगी कि वो ऊपर जाके किसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले, यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करे। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब मार्केट स्पेशली बाय का ट्रेंड चल रहा हो पीछे से। मार्केट नीचे आती है, किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेती है और फिर उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए स्विंग हाई की लिक्विडिटी को टारगेट करती है। ये है बाय के ट्रेंड का केस। और अगर मार्केट सेल के ट्रेंड में है, तो क्या होता है कि मार्केट ये ऊपर जाती है, किसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेती है। स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेने से मुराद क्या है कि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेती है, ये सॉरी, बाय साइड लिक्विडिटी लेके फिर नीचे क्या करेगी, सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। बाय के ट्रेंड में क्या होगी, मार्केट की कोशिश होती है कि कौन सी लिक्विडिटी ले, वो सेल साइड की लिक्विडिटी ले, यानी कि किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी ले और फिर बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करे। और सेल के ट्रेंड में क्या कोशिश होती है कि सेल के ट्रेंड में कोशिश होती है कि मार्केट अगर पीछे से सेल आ रही है, कि मार्केट किसी हाई की लिक्विडिटी ले, यानी बाय साइड लिक्विडिटी ले और बाय साइड लिक्विडिटी लेके सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करे, यानी कि स्विंग लो की लिक्विडिटी को टारगेट करे। तो लिक्विडिटी का बेसिक फंडामेंटल रूल क्या है कि जब मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी लेती है, तो उसकी कोशिश होती है कि अब वो किसी दूसरी साइड की लिक्विडिटी ले, यानी कि अपोजिंग साइड की लिक्विडिटी ले। अगर उसने किसी लो की लिक्विडिटी उठाई है तो फिर कोशिश होती है मार्केट की वो अब स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेने जाए। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन 80% तक केसेस में ऐसा ही होता है। और जब ये चीज ट्रेंड ट्रेंड के साथ चलती है तो इसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। बाय का ट्रेंड होगा तो मार्केट की कोशिश होगी, क्या कोशिश होगी, ये चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट की क्या कोशिश होती है कि वो किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी उठाए, यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी ले और उसके बाद क्या करे, उस किसी स्विंग उसी उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए स्विंग हाई की लिक्विडिटी को टारगेट करे, यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी लेने जाए, ठीक है? और अगर सेल का ट्रेंड चल रहा है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट केस में क्या होगा, मार्केट की कोशिश होगी कि वो किसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले। पहले सेल बाय के ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट की कोशिश होगी कि पहले वो स्विंग लो की लिक्विडिटी ले और फिर टारगेट करे स्विंग हाई की लिक्विडिटी को। और सेल ट्रेंड में क्या होगा, सेल ट्रेंड में ये होगा कि मार्केट की कोशिश होगी कि पहले क्या करे, वो बाय साइड लिक्विडिटी ले, यानी कि स्विंग लो की लिक्विडिटी ले और फिर क्या करे, स्विंग स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले और फिर क्या करे, स्विंग लो की लिक्विडिटी को टारगेट करे। ये होता है बाय और सेल के ट्रेंड में, लिक्विडिटी इस तरह से काम करती है। यानी कि बाय का ट्रेंड है तो मार्केट क्या करेगी, पहले आके बायर्स को निकालेगी। जब किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी तो बायर्स को निकालेगी ना। बाय के ट्रेंड में हमारी कोशिश होती है कि पहले बायर्स को निकाल के फिर वो सेलर्स की लिक्विडिटी को टारगेट करे, ठीक है? यहाँ पे स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके स्विंग हाई की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। और सेल के ट्रेंड में मार्केट की कोशिश होती है कि वो ऊपर से जाके सेलर्स को निकाले। जब किसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेगी तो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे ना। स्विंग हाई के ऊपर होते हैं सेलर के स्टॉप लॉस। और उसके बाद उसकी कोशिश करती है कि वो अपने सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करे। इस तरह लिक्विडिटी काम करती है। लिक्विडिटी का बेसिक फार्मूला क्या है या फंडामेंटल रूल क्या है कि जब मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी लेती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो किसी दूसरी साइड की लिक्विडिटी ले। अच्छा, एक चीज हम और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मार्केट क्या करती है कि जब भी अगर उसने कहीं से रिवर्स होना है तो पहले क्या करती है, बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए आती है। किस तरह बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए आती है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर हमने रिवर्सल सपोर्ट करना है ना कि मार्केट में अब रिवर्सल आ सकता है, उसकी एक निशानी होती है कि मार्केट बार बार ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट करके आती होती है। अगर मार्केट ने बाय जाना है ना तो वो बहुत सारे इक्वल हाइज की लिक्विडिटी क्रिएट करके जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिलेटिव इक्वल हाइज क्रिएट हुए हैं, ये। उसके बाद फिर हमारे पास ये इक्वल हाइज क्रिएट हुए हैं, ये।
फिर हमारे पास ये क्या हुए हैं, ये इक्वल हाइज क्रिएट हुए हैं। उसके बाद ये इक्वल हाइज क्रिएट हुए हैं। उसके बाद मार्केट ने सारी नीचे से लिक्विडिटी ली है, सारी लिक्विडिटी लेके एक स्ट्रॉन्ग जोन में टैप किया और जितने भी ऊपर इक्वल हाइज की लिक्विडिटी क्रिएटेड थी, सारों को क्या है किया है, मिटिगेट किया है। ये इक्वल हाइज की लिक्विडिटी भी ली है, इनकी भी ली है, इनकी भी ली है, इनकी भी ली है। यानी कि हम रिवर्सल को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे गिर रही है इक्वल हाइज बनाते हुए। नीचे कैसे गिर रही है, बार बार इक्वल हाइज की फॉर्म में, यानी कि इक्वल हाइज में लिक्विडिटी जनरेट करते हुए नीचे गिर रही है। अगर मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करते हुए इक्वल हाइज बना बना के नीचे गिर रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग जोन से रिजेक्ट होगी। जैसे कि ये हमारे पास एक डेली का जोन है, ठीक है। मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग जोन से रिजेक्ट होगी और वहां से फिर वो सारी लिक्विडिटी लेने जाएगी। फिर आप जब देखेंगे तो मार्केट ने टॉप तक जितने भी इक्वल हाइज की लिक्विडिटी बनाई थी, वो सारी की सारी ली है आगे जाके। ये इसी तरह मार्केट ने इक्वल लोज की लिक्विडिटी बनाते हुए जाती है। अब यहाँ पे देखें, जब उसने ऊपर से लिक्विडिटी लेके आई थी यहाँ से, तो उसके से पहले उसने क्या किया है, काफी सारे इक्वल लोज बनाए हैं। यहाँ पे देखें, ये इक्वल लोज बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जाके ये इक्वल लोज बने हुए हैं, ये इक्वल लोज बने हैं। और उसके बाद ये ये इक्वल लोज बने हैं। यानी कि मार्केट ने किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ले रही है और काफी सारी लिक्विडिटी जनरेट करते हुए आ रही है। तो जैसे ही मार्केट ने ऊपर स्ट्रॉन्ग बड़ी लिक्विडिटी ली है, इस जगह की इस बड़ी स्विंग की लिक्विडिटी ली है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसने सारी लिक्विडिटी को टारगेट किया है बिल्कुल लो तक। ये देख रहे हैं, बिल्कुल मार्केट लो तक लिक्विडिटी लेने आई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी बनाते हुए जा रही थी। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि इक्वल हाइज और इक्वल लोज में क्या होता है, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती हुई जाई आती है, क्योंकि उसने बाद में वो टारगेट करनी थी। क्योंकि मार्केट ने ऊपर सारी लिक्विडिटी लेके सेल होना था, तो उससे पहले मार्केट क्या कही है, इक्वल लोज की फॉर्म में लिक्विडिटी बनाते हुए गई है, ऐसे ऐसे ऐसे। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने अब ये इक्वल लॉस की लिक्विडिटी लेने आई है? उसके लिए हम बहुत सारी कंफर्मेशंस पढ़ेंगे, जो कि हम अगले अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट लिक्विडिटी ये सारी लेने आ सकती है। पहले पहले हम पहली क्या आइडेंटिफिकेशन है कि नंबर वन चलते हैं। पहले मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी क्रिएट करती है इक्वल लॉस की फॉर्म में। अगर उसने सेल होना है, अगर मार्केट ने किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से सेल होना है, ठीक है, ये चीज गौर से सुनिए। अगर मार्केट ने किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से सेल होना है, उससे पहले वो क्या करती है, लिक्विडिटी क्रिएट करती है इक्वल लोज की फॉर्म में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मार्केट ने किसी स्ट्रॉन्ग जगह से सेल क्या करना होना है, वो स्ट्रॉन्ग जगह हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी हम एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में या किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी की सूरत में, जहां से हमें पता चलेगा कि मार्केट सेल ला सकती है। अगर मार्केट में सेल आना है, तो उससे पहले वो क्या करती है, लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए जाती है। कैसे क्रिएट करते हुए जाती है, इक्वल लोज की फॉर्म में। ये देखें, ये इक्वल लॉस क्रिएटेड है, ये इक्वल लॉस क्रिएटेड है, ये इक्वल लॉस क्रिएटेड है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे भी, इधर भी छोटे से इक्वल लॉस क्रिएटेड है। तो ये आप मार्केट H1 के टाइम फ्रेम में 4 से 5 इक्वल लॉस क्रिएट करके गई है। यानी कि मार्केट बहुत सारी यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के गई है। अगर वो लिक्विडिटी छोड़ के गई है, तो इसका मतलब है कि वो ऊपर से कहीं से लिक्विडिटी लेके आएगी और ये जो इतने इक्वल लॉस की लिक्विडिटी छोड़ के गई है, इन सारों को टारगेट करेगी। वो चीज हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारे लिक्विडिटी टारगेट करेगी? पहले तो हमें नजर आ रहा होगा ना कि मार्केट इक्वल लॉस बनाते हुए जा रही है। तो जब मार्केट इक्वल इक्वल लॉस बनाते हुए जा रही होगी, तो जब जैसे ही वो किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी लेगी ऊपर से, जैसे कि मार्केट यहाँ पे मंथली की लिक्विडिटी ले रही है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेड लाइन लगी है, ये कौन सी है, मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है। ये देखें, यहाँ पे क्या है, मंथली और वीकली की लिक्विडिटी है। ये वही रेड लाइन है, ये मंथली का टाइम फ्रेम है और ये मंथली की कैंडल है, ठीक है। उसी की लिक्विडिटी मैंने मार्क की हुई है रेड लाइन के फॉर्म में। और इसी जगह के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो आपको एक वीकली और डेली का स्विंग मिल जाएगा। ये देखें, ये वीकली की लिक्विडिटी है, ये वीकली का एक स्विंग है ना। आप डेली में भी जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विंग होगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये क्या है, एक यहाँ से मार्केट क्या ले रही है, डेली की लिक्विडिटी। अब ये चीज याद रखनी है कि मार्केट एक बहुत बड़े स्विंग की और बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर से लिक्विडिटी ले रही है, और नीचे क्या करके जा रही है, बिहेवियर क्या शो कर रही है, यानी बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट करते हुए जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट इक्वल लॉस बनाते हुए जा रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर से किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी लेगी। किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी लेने के बाद वो ये सारी लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, ठीक है। तो जैसे ये इक्वल लॉस बनाते हुए गई है, ऊपर से जाके उसने डेली और वीकली की लिक्विडिटी ली है और फिर ये सारी लिक्विडिटी टारगेट की है उसने, ठीक है। इतनी बड़ी वेव हमें सेल की दी है, जितने इक्वल लॉस क्रिएट किए थे उसने सारे के सारे का टारगेट दिए।
अब हमें कैसे पता, अब मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट भी कर दी, बना के भी गई है ऊपर से, और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी ले भी ली है। अब यहाँ से हम सेल देख रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ से हमें सेल देखनी है और हम ये सारी लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। अब वो कन्फर्मेशन कौन-सी होगी? सबसे बड़ी कन्फर्मेशन जो आपने पढ़ी हुई है, वो पढ़ी हुई है बाइंग क्लाइमेक्स। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो आपको कितना बड़ा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ये। यहाँ पे आपको एक बाइंग क्लाइमेक्स नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है? ये वाला। ये इस बाइंग क्लाइमेक्स का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जी। तो सबसे पहले फॉर्म में मार्केट क्या करती है, अगर उसने गिरना है तो वो किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी लेगी। लेकिन लिक्विडिटी लेने से पहले वो क्या करेगी, लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए जाएगी। ये उसने इक्वल लोज बनाए, सारे 4-5 इक्वल लोज बना के जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, एक चीज याद रखिएगा, अगर मार्केट बाय जा रही है और बाय जाते हुए वो इक्वल लोज बनाते बनाते जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट बाय जा रही है और इक्वल लोज बनाते बनाते जा रही है, इसका मतलब है वो कहीं से गिरने वाली है। अभी एक बहुत बड़ा ड्रॉप आने वाला है, और वो ड्रॉप कहाँ से होगा? वो ऑब्वियसली वहां से होगा, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा सेल का, या किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी होगी। जैसे मार्केट अभी यहाँ से एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम की और बहुत बड़ी स्विंग की लिक्विडिटी ले रही है, और फिर हम कंफर्म कैसे करेंगे कि अब हमें ट्रेड कैसे लेंगे? ट्रेड हम करेंगे वॉल्यूम को यूज करते हुए और सीआईएसटी और एमएसएस को यूज करते हुए। वॉल्यूम का यहाँ पे आप देखेंगे बाइंग क्लाइमेक्स बना हुआ है, सीआईएसटी और एमएसएस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये एक आइडियल कंडीशन है जिसमें मार्केट इक्वल लोज बनाते हुए जाती है और एक ऊपर एक स्ट्रॉन्ग जोन की लिक्विडिटी लेती है, वहां पे बाइंग क्लाइमेक्स का सेटअप बनता है और मार्केट फिर सारी आके लिक्विडिटी को टारगेट करती है। इसी तरीके से अब मैं इसकी आपको बाय की एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सेल की एग्जांपल दिखाई है, तो बाय की एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मार्केट क्या कर रही है? अब दूसरा, पहले हमने बाय का केस पढ़ा था और सेल का केस पढ़ा था, अब हम बाय का केस पढ़ेंगे। अगर मार्केट इक्वल लोज बनाते हुए गिर रही है, ठीक है? मार्केट क्या कर रही है? इक्वल लोज बनाते हुए गिर रही है, यानी कि लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए नीचे आ रही है। ठीक है? ये सारे क्या करते हुए? इक्वल लोज बनाते हुए गिर रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी लेगी या किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी, और जितनी इक्वल लोज की वो लिक्विड इक्वल हाइज की लिक्विडिटी बनाते हुए, मैं बीच में एक पॉइंट मिस कर गया हूँ, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मार्केट नीचे गिर रही है और इक्वल हाइज बनाते हुए आ रही है, जी, क्या आ रही है? इक्वल हाइज बनाते हुए जा रही है। जी, ये क्या है? सारे इक्वल हाइज है जिनमें सब स्विंग्स की लिक्विडिटी अभी रहती है, मार्केट ने नहीं ली है। ये क्या है? इक्वल हाइज है, और इक्वल हाइज किस चीज का काम करते हैं? मैग्नेट का काम करते हैं, मार्केट को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है? तो अगर मार्केट नीचे गिर रही है और वो इक्वल इक्वल हाइज बनाते हुए नीचे गिर रही है, ठीक है? नीचे गिर रही है और कैसे गिर रही है? इक्वल हाइज बनाते हुए नीचे गिर रही है। इसका मतलब है अभी मार्केट में किसी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है, और रिवर्सल कहाँ से आएगा? जब मार्केट एक बड़ी स्विंग की लिक्विडिटी लेगी या किसी स्ट्रॉन्ग जोन में टैप करेगी। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बहुत बड़ी स्विंग की लिक्विडिटी ली है यहाँ से। ये देख रहे हैं? ये सारी मार्केट ने लिक्विडिटी नीचे ली है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेली का जोन है। जी, ये जोन कौन सा लगा हुआ है? डेली के टाइम फ्रेम का, ये वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है? अब हम दोबारा ये जोन, ब्लू जोन कौन सा लगा हुआ है? डेली का। अब हम दोबारा उसी जगह के ऊपर जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करेंगे तो इक्वल हाइज और इक्वल लोज को, इनके ऊपर मैं क्यों ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ? क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करेंगे या लाइव मार्केट में जाएँगे तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएँगे, ठीक है? इनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इनको हम टारगेट भी करेंगे, और लिक्विडिटी के मेन पॉइंट है ये। तो अगर मार्केट नीचे गिर रही है और इक्वल हाइज बनाते हुए नीचे गिर रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी किसी स्ट्रॉन्ग जगह से उठेगी, और जितनी वो इक्वल हाइज की लिक्विडिटी जनरेट की है, वो सारी की सारी लेगी। ठीक है? यहाँ पे जब मार्केट इक्वल हाइज बनाते हुए आ रही थी, नीचे किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी लेगी, नीचे जोन में टैप करेगी, और यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम की कंफर्मेशन। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सेलिंग क्लाइमेक्स नजर आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है? जैसे मार्केट ने इसका सिनेरियो नीचे सारा इसका क्या किया? सिनेरियो 3 कंप्लीट किया। सिनेरियो 3 कंप्लीट करने के बाद इस सारी लिक्विडिटी जितनी जनरेट की हुई थी, उस सारी को क्या किया? टारगेट किया, पूरा टारगेट दिया यहाँ तक। तो लिक्विडिटी कैसे चलती है? इस तरह चलती है कि मार्केट पहले लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए जाती है, फिर किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी लेती है, और फिर उसको टारगेट करती है जो उसने लिक्विडिटी क्रिएट की हुई होती है। ठीक है? इस तरह हम इक्वल हाइज या इक्वल लोज को यूज करते हैं। इसी की एक एग्जांपल मैं आपको किसी और पेयर में दिखा देता हूँ। हम चले जाते हैं बीटीसी में। ठीक है? ये देखिए,
यहाँ से जब मार्केट गिरना शुरू हुई थी, तो मार्केट गिर रही है तो किस फॉर्म में गिर रही है? इक्वल हाइज़ की बनाते हुए गिर रही है। ये देख रहे हैं जो डाउनवर्ड स्लोपिंग वाली इक्वल हाइज़ हैं, ये इक्वल हाइज़ बनाते हुए नीचे गिरी है, फिर नीचे गिरी है तो फिर उसने इक्वल हाइज़ बना दिए, फिर नीचे गिरी है तो फिर इक्वल हाइज़ बना दिए, फिर नीचे गिरी है तो फिर इक्वल हाइज़ बना दिए, फिर नीचे गिरी है तो फिर इक्वल हाइज़ बना दिए। एट द एंड उसने क्या किया, सारी लिक्विडिटी लेके ये जो ब्लू ज़ोन पड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ज़ोन में टैप किया है। यहाँ पे हमने कन्फर्मेशन देखनी होगी बड़े टाइम फ्रेम में वॉल्यूम की। यहाँ से हम ट्रेड जब लेंगे तो फिर इन सारी इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी जो मार्केट क्रिएट करती हुई जाएगी, उसका हम टारगेट ले सकते हैं। इस तरह हम बहुत बड़ी-बड़ी वेव्स को कैप्चर कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये एक अनदर एग्जांपल है जिसमें मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए आती है, ठीक है? अब हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन। हम अपनी रोज़मर्रा की जो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम यूज़ करते हैं लाइव ट्रेडिंग में, ज़ूम के सेशन में भी और वैसे जनरल में भी, वो क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन। सबसे हम पहले सीखते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन क्या होता है। उससे पहले हम ये एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि मार्केट मूव कैसे करती है या मार्केट रिवर्स कैसे होती है। देखिए, मार्केट जब किसी डायरेक्शन में जा रही होती है ना, तो वो 2 वजूहात की बिना के ऊपर 2 वजूहात की बिना के ऊपर क्या होती है, वहाँ से रिएक्शन लेती है या रिवर्स होती है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रही है, तो किन 2 वजूहात की बिना के ऊपर से लेगी? एक है इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है? अगर मार्केट बाय जा रही है और उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सेल का, कोई स्ट्रॉन्ग सेल का ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है, ठीक है? ये क्या है? एक सेल का ज़ोन है, रेजिस्टेंस ज़ोन है स्ट्रॉन्ग, ठीक है? यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन है, कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है? तो मार्केट क्यों रिवर्स होती है? पहली वजह क्या होती है? इंटरनल लिक्विडिटी। मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग ज़ोन में टैप करती है, वहाँ से रिवर्सल आता है, रिजेक्शन आती है, तो वहाँ से मार्केट क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। पहला रीज़न क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। उससे क्या हो जाती है? मार्केट रिवर्स हो जाती है। नीचे से फुल बाय जा रही थी ना, ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन में टैप किया है, उस वहाँ से रिजेक्शन आई है, तो वहाँ से मार्केट वापस मुड़ी है, रिवर्स हो गई है। पहली रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न क्या होती है मार्केट के रिवर्स होने की? जब मार्केट किसी जगह की एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे लेती है? कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा पहले से हाई था, ठीक है? ये पॉइंट क्या था? हमारे पास एक हाई पॉइंट था, स्विंग हाई था। मार्केट एक स्विंग हाई क्रिएट करते हुए आई थी नीचे, और अब यहाँ से मार्केट क्या कर रही है? बाय जा रही है। ठीक है, बाय जा रही है तो वो कहाँ से रिजेक्ट होगी? या कोई सामने उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी होगी, तो वहां से रिजेक्शन लेगी। या वो क्या करेगी? किसी जगह की एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी, तो वहां से रिजेक्शन लेगी, वहां से रिवर्स आएगी। तो रिवर्सल के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। दो तरीके से मार्केट रिवर्स करती है। या किसी जगह की एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेती है, यानी कि बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेज उठाती है, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है। या मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करती है, तो वहां से रिवर्सल आता है। सेम ये सेल के केस में, तो बाय के केस में भी ऐसे ही होगा कि ये हमारे पास एक बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ऊपर से अगर मार्केट गिर रही है तो वो क्यों रिवर्स होगी? बाय क्यों जाएगी? अगर पहले से वो गिरती हुई आ रही है तो वो बाय क्यों जाएगी? जब वो किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में टैप करेगी, किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी, किसी बड़े टाइम फ्रेम में, या कुछ स्ट्रॉन्ग होगा, कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होगा, उस टैप वहां पे टैप करके वो पूरी अपनी डायरेक्शन क्या करेगी? रिवर्स कर देगी, ठीक है? ये क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी है। सपोज करें कि ये डेली टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है। और दूसरा मार्केट कब रिवर्स करती है? जब वो किसी स्विंग की लिक्विडिटी लेती है, ठीक है? ऊपर से मार्केट सेल आ रही है, आ रही है, आ रही है, किसी स्ट्रॉन्ग स्विंग की लिक्विडिटी लेगी, तो क्योंकि वो इतने ज्यादा ऑर्डर्स उठाएगी, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी, तो फिर भी वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, एक रिवर्सल आएगा। पूरी मार्केट अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर देगी। पहला रीजन क्या था? इंटरनल लिक्विडिटी। और दूसरा रीजन क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है? इन दो को यूज करते हुए अब हम पढ़ते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्या है। अब पहले हमें यह समझ आ गई कि मार्केट रिवर्स क्यों होती है, किन दो वजूहात की बिना के ऊपर होती है। पहली वजह क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। अगर मार्केट सेल आ रही है तो वो बाय कब जाएगी? जब किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी, बाय के किसी स्ट्रॉन्ग बाय की सपोर्ट में, किसी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक में, एफईजी में टैप करेगी, तो फिर वहां से क्या करेगी? अपनी पूरी डायरेक्शन ही चेंज करके यू टर्न लेके रिवर्स हो जाएगी। या मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग स्विंग की लिक्विडिटी लेगी, तो फिर वहां से रिवर्स हो जाएगी, ठीक है? ये दो रीजन समझ आ गए हमें रिवर्सल के। अब ये याद रखने। अब हम पढ़ते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्या होता है। देखिए, जो दो रीजन पढ़े हमने, ये जब दो रीजन दोनों इकट्ठे मिलते हैं ना, इसको हम नाम देते हैं हाई प्रोबेबिलिटी जोन का। हाई प्रोबेबिलिटी जोन का कैसे? इसकी हम एक पहले ड्रॉ करके एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। पहले जो हमने रिवर्सल वाले रीजन पढ़े थे वो समझने की कोशिश करते हैं।
अभी आपने देखा है कि मार्केट पहला रिवर्स क्यों होती है, जब मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी लेती है। ये एक बहुत बड़ा स्विंग था, ऊपर से मार्केट सेल आ रही थी, ठीक है? सेल आ रही थी, आ रही, आ रही थी। यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स हुई है? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी स्विंग की लिक्विडिटी ली है। एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठाई है बहुत बड़ी, और फिर वहाँ से एक रिवर्सल आ गया। पहला रीज़न, स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। या दूसरा क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर से गिर रही है, तो जब मार्केट किसी बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी किसी स्ट्रॉन्ग ज़ोन में, ये ये हमारे पास, बल्कि मैं आपको उसी अब वो H1 की एग्ज़ाम्पल ही दिखाता हूँ, इस पे अभी बाद में आते हैं। ये ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? पीछे से मार्केट बाय होती हुई आ रही थी ना, बाय होने आ रही थी, और यहाँ से मार्केट क्यों गिरी है? एक इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग जोन में टैप किया और वहां से क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो ये दोनों रीजंस हमने पढ़ लिए कि मार्केट रिवर्स क्यों होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। अब हम पढ़ते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्या होता है। हाई प्रोबेबिलिटी जोन इन दोनों का मजमूआ होता है, ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे ये दोनों रीजन हो मार्केट के रिवर्सल के मौजूद हो, यानी कि ऐसी जगह जहां पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी पड़ी हो और इंटरनल लिक्विडिटी भी पड़ी हो। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उस जोन को, उस जगह को हम क्या कहते हैं? हाई प्रोबेबिलिटी जोन। क्यों? क्योंकि जो दो रीजन हमने पढ़े हैं मार्केट रिवर्सल के, वो दोनों उस जगह के ऊपर मौजूद होते हैं। कैसे? इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मार्केट ऊपर जा रही थी, उसके बाद उसने एक लिक्विडिटी क्रिएट की यहाँ से इस तरह, और नीचे आ गई। ये नीचे आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके बनाता हूँ। ये मार्केट बाय जा रही थी, ठीक है? ये उसके बाद ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। ये ये हमारा जोन मार्क कर लिया। अब हम हाई प्रोबेबिलिटी जोन को डिस्कस करने लगे, ठीक है? अब मार्केट ऊपर से गिर रही है, यहाँ से सेल होना शुरू हो गई है, सेल आ रही है, मार्केट सेल आ रही है, आ रही है। सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ से क्या लेगी मार्केट? एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी। ये यहाँ पे उसको पहला रीजन मिल गया है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यहाँ से एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी तो यहाँ से रिवर्सल होगा, और उसके बिल्कुल ही नीचे क्या पड़ा है? इंटरनल लिक्विडिटी पड़ा है, एक ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी पड़ा है, जो कि अनमिटिगेटेड होगा। अब मुझे बताएं, ये जो ब्लू जोन है ये क्या है? ये है एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी जोन है? क्योंकि इस जोन से मैक्सिमम चांसेस हैं मार्केट के रिवर्स होने के। क्यों मैक्सिमम चांसेस हैं? क्योंकि इस छोटी सी जगह के ऊपर दो रीजन है मार्केट, जो दोनों रीजन है मार्केट के रिवर्स होने के, वो दोनों के दोनों मौजूद है। एक तो मार्केट जब स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी तो उस वजह से मार्केट में रिजेक्शन आएगी, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा, और उसी के नीचे, बिल्कुल ही नीचे क्या पड़ा है? हमारे पास एक अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा है, ठीक है? इस अनमिट जब भी तो इस अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या नाम देते हैं? हाई प्रोबेबिलिटी जोन। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसा जोन जो किसी स्विंग लो के नीचे होता है, वो जोन अनमिटिगेटेड, ऐसा अनमिटिगेटेड जोन जो किसी स्विंग लो के नीचे होता है, उसको हम नाम देते हैं हाई प्रोबेबिलिटी जोन। वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे दोनों किस्म की लिक्विडिटीज इकट्ठी हो रही होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों इकट्ठी हो रही थी। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, एक अनमिटिगेटेड एफईजीएच1 का। ये क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी है, और इसके बिल्कुल ऊपर क्या पड़ी हुई है? एक स्विंग लो के नीचे जो लोग स्टॉप लॉसेज होंगे वो क्या पड़े हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है? ये हमारे पास क्या होगा? हाई प्रोबेबिलिटी जोन। तो इस जोन से अगर मार्केट के सबसे ज्यादा चांसेस हैं किसी जगह से बाय होने के, तो वो इस जगह से चांसेस हैं मार्केट के बाय होने के, ठीक है? इस जो आपको कंफर्मेशन कोई भी देखनी है ना, या आपको किसी जगह पे देखना है कि मार्केट के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होंगे रिवर्सल के, बाय जाने के, तो इस जोन से चांसेस सबसे ज्यादा होंगे बाय जाने के। तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्या है? ऐसा जोन जिसके ऊपर मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए जाती है, जिसके ऊपर एक स्विंग लगी हुई है, या जिसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है। ऐसा बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिसके ऊपर एक स्विंग लग गया है, उस जोन को हम नाम देते हैं हाई प्रोबेबिलिटी जोन का, ठीक है? और अगर सेल की फॉर्म में होगा तो सेल की फॉर्म में क्या होगा? उल्टा होगा। मैं सेल के फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ अब इसको। ये ऐसा अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो किसी स्विंग हाई के ऊपर होता है, या ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिससे पहले लिक्विडिटी क्रिएट होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? हाई प्रोबेबिलिटी जोन का। तो ये जो सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैं कल, वो ब्लू वाला बाय का था, तो ये इसका हम कलर कर देते हैं रेड। तो ये एक सेल का हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। सपोज करें कि ये है एक H1 का अनमिटिगेटेड एफईजी है,
ठीक है, H1FEG। तो क्योंकि इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले एक लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है मार्केट ने, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले क्या लगी हुई है, एक स्विंग लगी हुई है, ठीक है, ये। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही होगी, तो सबसे पहले इस जगह से क्यों मार्केट को सेल आना चाहिए? क्योंकि मार्केट के जो 2 रीज़न हैं रिवर्सल के, वो दोनों के दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। जब मार्केट यहाँ से इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेगी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी, एक रीज़न मिल गया उसको रिवर्स होने का, और बिल्कुल ही फौरन जब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी, तो उसको इंटरनल लिक्विडिटी भी मिल गई। तो इस जगह से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन में आने पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। वही रिवर्सल पकड़ना है। तो हम अपनी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा कौन-सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करेंगे? हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन। अगर हमने सेल भी करना है तो हमारी कोशिश होगी कि हम हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन से करें, और अगर हमने बाय भी करना है तो हमारी क्या कोशिश होगी कि हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन से करें। अभी मैं आपको इनकी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। हम बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है? अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में चलें तो इसकी एग्ज़ाम्पल है ये। ये जो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, ये जो एक अनमिटिगेटेड एफईजी है H1 का डेली टाइम फ्रेम का, ये क्या है? एक हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन है। ये यहाँ से हमने लाइव पे भी बाय किया था और यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा बाय की वेव गई है। क्यों गई है? क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन है। हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन कैसे है? सबसे पहले हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन की शर्त क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन हमेशा अनमिटिगेटेड होना चाहिए। पहले टेस्ट हुआ हुआ नहीं होना चाहिए। तो पहली शर्त इसकी पूरी हो गई कि ये टेस्ट हुआ हुआ नहीं है। दूसरी शर्त क्या है हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन की, कि उससे पहले मार्केट की एक स्विंग लगी होनी चाहिए या लिक्विडिटी क्रिएट होनी चाहिए। लिक्विडिटी क्रिएट कैसे हो सकती है? या तो मार्केट उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लगा देगी। ये बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मैं इसी को रेप्लिकेट करता हूँ। मार्केट क्या करेगी, उससे पहले एक स्विंग लगाई जाएगी, उससे पहले अगर उसने 2 स्विंग लगा दिए तो फिर वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है? अगर मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप नहीं किया है और उसके ऊपर क्या लगी हुई है 2 स्विंग, अभी उसको टैप नहीं किया है, उसके ऊपर-ऊपर है, तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो गया। अगर उसके ऊपर 3 स्विंग्स लग गई हैं तो वो और ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। यानी कि किसी भी बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर हम बाय कर रहे हैं तो जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएटेड होगी उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, वो पहले वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अगर एक हाइज़ नहीं लगे तो दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है कि मार्केट उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले क्या करना शुरू कर देगी, अगर पहले की लिक्विडिटी क्रिएट नहीं है, ऊपर आके मार्केट उसके ऊपर क्या करेगी, लिक्विडिटी जनरेट कर देगी, रेंज करना शुरू कर देगी। अगर मार्केट ने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके उससे टैप करने से पहले बहुत ज़्यादा रेंज की है, यानी कि उसके ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट की है, तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? पहले उसके ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट नहीं थी, पहले उसके ऊपर कोई स्विंग नहीं लगा था। ऊपर से मार्केट आई है, गिरी है और उस ज़ोन से पहले उसने क्या करना शुरू कर दिया है, रेंज करना शुरू कर दिया। अगर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले आके मार्केट ने बहुत ज़्यादा रेंज करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होना शुरू हो गई है। जैसे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करके ये स्विंग की ये सारी रेंज की लिक्विडिटी लेगी, नीचे हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन में इस ज़ोन में टैप करेगी तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन किस तरह बनता है? 2 तरह से बनता है। पहले कैसे बनता है कि मार्केट किसी उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले क्या होती है, एक स्विंग लगी होती है, और अगर स्विंग नहीं लगी है, दूसरी तरह किस तरह बनता है कि मार्केट उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले आके बहुत ज़्यादा रेंज करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये हमारे पास एक अनमिटिगेटेड एफईडी था। इससे पहले हमारे पास ये एक स्विंग लगी हुई है। कौन-सी स्विंग है? ये यहाँ तक। यहाँ से मार्केट आई थी, उसके बाद सॉरी, ये ये एक स्विंग लग गई, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप नहीं किया ना मार्केट ने और एक स्विंग बना दी। उसके बाद मार्केट ने वापस आके उस स्विंग की लिक्विडिटी ली है। उसके बाद नीचे जो अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ से टैप करके एक बहुत बड़ी वेव दी, ठीक है? उससे और हम पीछे जाते हैं, तो उससे पिछला भी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी इसी तरह है। अब अगर आप देखिए तो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी आपको बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पे भी एक एफईजी है, लेकिन यहाँ से मार्केट ने इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि मार्केट ने कहाँ रिएक्शन दिया, किस ज़ोन से गई है? हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन से, उससे भी नीचे ये हमारे पास एक अनमिटिगेटेड एफईजी पड़ा है, और उससे पहले हमारे पास क्या लग गई, उस ज़ोन से पहले मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, एक स्विंग लगा दी ऐसे। इसके पहले ऊपर क्या हो गई, लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन। ये हमने मार्क कर लिया और उसके बाद मार्केट ने इस ज़ोन में टैप करके ये यहाँ से एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, और फिर उस इंटरनल लिक्विडिटी में जब उसको इस ज़ोन से इंटरनल लिक्विडिटी मिली, अब मार्केट को दोनों रीज़न मिल गए हैं वहाँ से मूवमेंट के, तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बड़ा रिएक्शन दिया है। तो ये है एक हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन और उसकी पावर। अब इसको हम किसी छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये जो हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर पेयर में काम करेगा, कोई भी कॉइन है, किसी भी जगह है, तो ये आपके हमेशा काम आएगा हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन। आप कोई भी करेंसी पेयर हो, इंडाइसेस हो, कुछ भी हो, ये हर जगह पे काम करेगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
तो हमेशा कभी भी आपने कोशिश करनी है, कहीं से भी बाय सेल करना है तो कोशिश करनी है, आज जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन का, वहाँ से करनी है। अभी मैं आपको इसकी H1 के अंदर 1-2 एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। हुँ, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, ये H1 का एफईजी देखिए, ये ये एक बहुत बड़ा एफईजी है, ठीक है? अब ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये मार्केट ने हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन में कन्वर्ट कैसे किया? कि मार्केट गई, ऊपर जा रही थी, अभी तक इसने इस ज़ोन में टैप नहीं किया था। बल्कि क्या किया, सबसे पहले उसने इसके ऊपर एक में भी मैंने क्या कहा था, किसी अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, वो उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। पहले ऊपर गई, उसने एक स्विंग बना दी इस ज़ोन के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। फिर ऊपर गई, फिर इसके ऊपर आके दूसरी स्विंग भी बना दी। अब मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले 2 स्विंग्स बना दिए। अब ये हमारा ज़ोन किस में कन्वर्ट हो गया? हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन में। उसके बाद जैसे मार्केट वापस रिवर्स आएगी, इस ज़ोन में आके टैप करेगी, तो फिर हम यहाँ से बाय देखेंगे। और आप देखें कि जितना बाय का रिएक्शन आया, ऊपर से मार्केट कितनी स्ट्रांगली गिर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने इस ज़ोन में टैप किया, यहाँ से एक स्ट्रांग बाय का रिएक्शन आया। क्यों आया है? क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन है। यहाँ पे दोनों किस्म की लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है। एक इसकी अपनी इस ज़ोन की इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि एक अनमिटिगेटेड एफईजी है, और दूसरा क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई थी। एक स्विंग्स की फॉर्म में, और दूसरा मार्केट ने अगर यहाँ पे आके देखें, तो मार्केट ने इस ज़ोन को टैप करने से पहले भी क्या किया है, रेंज करना शुरू कर दिया है। यानी कि और ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। फिर मार्केट ने वो लिक्विडिटी ली है और यहाँ से एक्सटर्नल रिएक्शन आया। अब इसकी हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब हम कोई 15 मिनट में इसकी एग्ज़ाम्पल ढूँढ लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखें आप, ये सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखिएगा, ये वाला। ये हमारे पास एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है। अब देखिए, नीचे से बाय गई है तो भी हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन से, और ऊपर से जहाँ से इतनी बड़ी सेल आई है वो भी कहाँ से आई है। ये हमारे पास एक अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, और उससे पहले ये मार्केट ने क्या किया है, एक उस ज़ोन से पहले क्या लगा दी है, स्विंग लगा दी है, ये वाली, ठीक है? अब इस ज़ोन के ऊपर क्या हो गई है, इस ज़ोन से पहले, सेल का ज़ोन है तो ज़ोन से पहले क्या आ गई है, एक स्विंग लग गई है। तो जैसे मार्केट ऊपर गई है, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली है, यहाँ से एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है स्विंग की। ये कौन-सी लिक्विडिटी है जो स्विंग की हाई के ऊपर ली है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके जैसे ही उसको ऊपर से इंटरनल लिक्विडिटी मिली है इस ज़ोन से, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन से, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया, ठीक है? तो ये सेल का ज़ोन क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन है। ये आपको हर टाइम फ्रेम में काम करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने इसको देखना है 15 मिनट और 15 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। सबसे ज़्यादा आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे 15 मिनट और उससे बड़े टाइम फ्रेम में। काम लेकिन ये 3 मिनट में, 1 मिनट में भी करेगा। मैं आपको किसी छोटे टाइम फ्रेम की, जो हमने फ्राइडे को ट्रेड ली थी, मैं उसकी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको। जी। ये हमारे पास एक 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, ये वाला ज़ोन, ठीक है? ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, और उससे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक स्विंग लगा दी, यानी कि लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है ज़ोन से पहले। अब जैसे मार्केट उस लिक्विडिटी को लेगी, ऊपर जाके उस लिक्विडिटी को लिया उसने, इस 3 मिनट के अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप किया, तो उसको क्या मिल गया है, दोनों स्विंग की, दोनों टाइप की लिक्विडिटी मिल गई है। इस स्विंग के ऊपर हाई स्विंग को स्वीप किया है, तो उसको क्या मिली है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेते हुए जैसे ही ऊपर गई है, तो ऊपर से उसको ज़ोन की क्या मिली है, इंटरनल लिक्विडिटी। अब उसको दोनों किस्म की लिक्विडिटी मिल गई है, तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आई है, बहुत बड़ी सेलिंग आई। तो ये है हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन का कांसेप्ट। आज की हम क्लास इधर ही स्टॉप करते हैं, फिर अगली कॉन्सेप्ट जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हम अपनी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ यही करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन का, और सबसे ज़्यादा क्योंकि मार्केट के रिवर्स होने के चांस के इसी जगह पे होते हैं। अगर आप सेल भी करेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन से करेंगे तो उसके मैक्सिमम चांसेस होंगे चलने के, और अगर आप बाय करेंगे तो बाय करेंगे तो अगर बाय का हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन है तो वहाँ से चलने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। इसलिए हमने इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया है। अभी हम इंशाल्लाह इसको और मज़ीद जब लाइव ज़ूम डेली ज़ूम में ट्रेडिंग करेंगे, तो डेली इसको देखेंगे तो और हमारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर पक्का हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगले टॉपिक इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। सभी स्टॉप कर दें।